अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप CSS PMS एस्पायरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि लिखा है मिस मलिहा लोधी ने, विच इज़ अबाउट UN, यूनाइटेड नेशन। अब ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हर आउटलाइन में होता है, चाहे आपके करंट अफेयर की आउटलाइन हो, पाकिस्तान अफेयर की आउटलाइन हो, IR की आउटलाइन हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस की आउटलाइन हो। ठीक है, और काफ़ी बार इस पे ऐसे भी आ चुका है, और ये करंट अफेयर एंड पाक अफेयर में इसके क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है कि क्या UN इर्रेलेवेंट है, यानी किसी काम की नहीं है, या उसकी कुछ अहमियत है। तो ऑथर कहती हैं कि इसके एक जवाब नहीं है, येस भी है, नो भी है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि UN क्यों इफ़ेक्टिव नहीं है, यानी क्यों इनइफेक्टिव है, और क्या रिफॉर्म करना चाहिए। तो इसमें ऑथर कहती हैं कि जब हम बात करते हैं कि क्या UN इर्रेलेवेंट है, तो इर्रेलेवेंट है भी और नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि UN आज भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रही है, और रिफ्यूजीज़ जो हैं उनको सपोर्ट दे रही है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कर रही है दुनिया में, क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये इसलिए क्योंकि ये इसका जो प्राइमरी पर्पस था, जिसके लिए इसको बनाया गया था, वो उसमें ये फेल हो गई है। प्राइमरी पर्पस क्या था इसका, जो था ये कि भाई पीस मेंटेन करना है, सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को काम दिया गया था कि वो वॉर्स को प्रिवेंट करेंगे, तीसरी बार जंग ना हो, जंग अजीम ना हो, तो इसलिए इसको बनाया गया था, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, पीस मेंटेन रहे। लेकिन आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से जो है ये जो है किसी काम की नहीं रही। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है कि 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं। तो जब वोटिंग होती है, जब 5 में से कोई एक परमानेंट मेंबर भी अगर किसी रेजोल्यूशन को जो है वीटो कर दे, यानी उसको एक्सेप्ट ना करे, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होती, चाहे बाकी के 14 मेंबर्स इसको एक्सेप्ट कर भी लें। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है इनइक्वल है, जो है सिलेक्टिव है, जो इसको जो है पैरालाइज करता है। तो इस वजह से कोई भी करारदाद पास होने में बड़ी मुश्किल होती है। अब P5 कौन से, वही कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, या जो विक्टोरियस थे वर्ल्ड वॉर 2 में, जैसे फ्रांस हो गया, ठीक है, UK हो गया इसमें, और US है इसमें, रशिया है, और इसमें चाइना है। ठीक है, तो जब कोई ऐसी रेजोल्यूशन, कोई ऐसी करारदाद US के इंटरेस्ट में होती है, रशिया और चाइना उसको जो है वीटो कर देते हैं। जब रशिया और चाइना के इंटरेस्ट में होती है तो US उसको वीटो कर देता है। अब वीटो पावर इसका सबसे बड़ा मसला है, जो वीटो स्ट्रक्चर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पैरालाइज लगा पड़ा है इसकी वजह से। ऑथर एग्जाम्पल देती हैं 3। गज़ा वॉर में क्या हुआ कि जो जंग चल रही थी, इसराइल जो है अपनी एग्रेशन दिखा रहा था गज़ा में, जो इनोसेंट सिविलियंस को मार रहा था, तो सीज़ फायर के लिए रेजोल्यूशंस जो है पेश की गई, लेकिन उसको US ने वीटो कर दिया 3 से 4 बार। ये इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वायलेंस हो रहा था गज़ा में, उसे रोक नहीं पाई ये ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि वीटो पावर एक भी अगर मना कर देगा तो वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं होगी। सिमिलरली यूक्रेन वॉर में रशिया ने 2022 में यूक्रेन पे जो है इन्वेजन की, लेकिन उसको जो है रोक नहीं सकते, क्योंकि रशिया भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और परमानेंट मेंबर है। तो रशिया खुद को सज़ा देने के लिए किस तरह करारदाद पास कर सकता है। सेम US इसराइल ईरान वॉर में हुआ। इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का या इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल नहीं रहा कि इस जंग को ख़त्म करे, या सीज़ फायर करवाए, या US के जो एक्शन थे ईरान में उसको कंडेम करे, इतना भी नहीं किया इन्होंने। तो रेजोल्यूशंस जो भी हुई पास हो गई, चाहे वो हॉर्मस से रिलेटेड हो या जंग बंदी से रिलेटेड हो। तो ये वीटो पावर जो है सबसे बड़ा मसला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो इसको इर्रेलेवेंट बनाता है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, या UN जो है ऑर्गेनाइजेशन, क्यों इफेक्टिव नहीं है। पहली चीज़ है, इसके प्रिंसिपल सिलेक्टिव हैं। जो यूनाइटेड नेशन है, इसके जो असूल हैं, जो इसके कायदे कानून हैं, वो पावरफुल कंट्रीज़ को फेवर करते हैं। जैसे वीटो पावर का जो कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल लॉ को पावरफुल कंट्रीज़ वायलेट करते हैं तो उनको कोई भी अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता। सेकंड चीज़ ये है कि वीकनेस अगेंस्ट मेजर पावर्स के अगेंस्ट जो है ये पैरालाइज हो जाता है, इसका कोई भी जो है इफेक्टिव रोल नहीं रहता, क्योंकि जो परमानेंट मेंबर हैं वो कभी नहीं चाहते कि वो पनिश हों खुद। तो US ने ईरान में जो किया, या रशिया ने यूक्रेन में किया, उनको कौन उसकी सज़ा देगा, और इनके खिलाफ एक्शन लेना मुश्किल है। थर्ड चीज़ ये है कि मल्टीलेटरलिज्म में डिक्लाइन आ गया। मल्टीलेटरलिज्म यानी ग्लोबल कॉपरेशन बाय मोर देन टू कंट्रीज़ फॉर अ शेयर्ड गोल, किसी एक मकसद के लिए जो कि सबका सेम इशू हो, जैसे क्लाइमेट चेंज, जैसे कोविड-19, तो उसके लिए जो है कॉपरेशन होती है, मिलकर सब कंट्रीज़ जो है कॉपरेट करते हैं, उसे मल्टीलेटरलिज्म कहते हैं। तो वो मल्टीलेटरलिज्म डिक्लाइन हो गई है। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल राइवलरी बढ़ गई है। चाइना और US की दुश्मनी की वजह से कंट्रीज़ एक दूसरे से डिवाइड हो गए हैं, ब्लॉक्स बन गए हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो टूटा पड़ा है, यूनिलैटरल एक्शंस लेते हैं कंट्रीज़, तो इसकी वजह से जो है UN इफेक्टिव नहीं है। लास्ट चीज़ ये है कि US रिट्रीट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है या UN जो है, इसको बनाने में सबसे अहम किरदार US ने अदा किया था।
और ये जिन प्रिंसिपल्स पे बनाया गया है लिबरलिज्म, उसका यूएस सबसे बड़ा जो है प्रमोटर है, लेकिन यूएस ही आज इससे पीछे हट गया है। यूएस यूएन को क्रिटिसाइज़ करता है, इसकी फंडिंग कम कर दी है और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल इसकी जो बनाई हुई हैं बॉडीज़, उनमें से खुद को विड्रा कर लिया है। ट्रंप कहता है कि यूएन यूजलेस है, बेकार है, आउटडेटेड है, बहुत पुरानी हो चुकी है, किसी काम की नहीं और इनइफेक्टिव है, ठीक है ना। और उसके अल्टरनेटिव में उसने बोर्ड ऑफ पीस भी बना लिया है, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन की जो है एक इफेक्टिवनेस कम हो गई है। अब ऑथर कहते हैं कि रिलेवेंसी क्यों है, क्यों ये अहम है, यूनाइटेड नेशन जो है अब तक जो है काम की है। एक तो ये ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देती है, जो इसने मदद दी, एड दी गाज़ा में, इसराइल ने रोकने की कोशिश की। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाते हैं, ये इकोनॉमिकली पावर्टी को कम करने में इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है कॉपरेशन होती है, इंटरनेशनल एजेंसीज़ बनी हुई हैं। रिफ्यूजीज़ और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग, रिफ्यूजीज़ की हेल्प करते हैं और चिल्ड्रन और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं जहाँ भी जुल्म होता है। और एक नॉर्म सेटिंग जो है वो इसका ही काम है, जो रूल सेटिंग होती है दुनिया में। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे इनके काम है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ काफ़ी ज़्यादा 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो चुकी हैं अंडर यूएनएफसीसी, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज में जो भी पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जो भी जो कमिटमेंट्स हुई हैं, वो यूएन की फोर्स से हुई हैं, तो रिलेवेंट तो है। अब इसके लिए ऑथर कहती हैं कि अगर यूएन को फुली इफेक्टिव बनाना है, प्राइमरी पर्पज़ को सर्व करना है, तो यूएन को रिफॉर्म करना पड़ेगा। यूएन को बनाया गया था पावर रियलिटीज़ ऑफ 1945 के तहत, तो उस वक्त जो पावर की रियलिटीज़ थी वो आज चेंज हो चुकी हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो इसके करंट सेक्रेटरी जनरल है, वो कहते हैं कि भाई जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनमें जो है यकीन जो है, ट्रस्ट जो है ख़त्म होता जा रहा है। बान की मून कहते हैं कि भाई यूएन जो है डिसफंक्शन में जा रही है। तो चैलेंज क्या है सबसे बड़ा, कि रिफॉर्म तो किए जाएं, लेकिन इस्लाहात तो किए जाएं, लेकिन कंसेंसस नहीं है, इत्फाक नहीं है कंट्रीज़ के बीच में, और डिबेट होती है। कुछ कंट्रीज़ कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जो हैं परमानेंट बढ़ा दिए जाएं, जैसे इंडिया कहता है अब मेरी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो गई है तो मुझे परमानेंट मेंबर बनाया जाए। कुछ कहते हैं कि परमानेंट मेंबर ख़त्म किए जाएँ, कुछ कहते हैं कि नॉन परमानेंट बढ़ा दिए जाएँ। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस चलती है। ऑथर कहती हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आज भी इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, क्योंकि आज भी जो है कंट्रीज़ अपने पीस एग्रीमेंट्स, अपने जो डीलिंग्स हैं वो आके वहाँ पे सॉल्व करते हैं। उसके अलावा ईरान ने भी यही कहा है कि यूएस के साथ जो भी डील होगी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसको इंडोर्स करेगा, तभी डील होगी।